नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का जो है वो बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यहाँ पे आरबीआई से संबंधित जो करंट अफेयर है वो यहाँ पे मेरे द्वारा जो है वो डिस्कस यहाँ पे किया जाएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट अपना यहाँ पे है आरबीआई का, वो यहाँ पे क्या है कि आरबीआई ने अभी हाल ही के अंदर 50,000 करोड़ राशि का जो है एक फाइनेंशियल मदद यहाँ पे मार्केट में पहुँचाने का जो है वो यहाँ पे बात कही है और वो बैंक्स के माध्यम से यहाँ पे पहुँचाया जाएगा। तो अपन को चूँकि यहाँ पे पता है कि बैंक्स को पैसा कहाँ से मिलता है, आरबीआई से मिलता है और बैंक्स फिर इस पैसे को मार्केट के अंदर पहुँचाता है। ठीक है, तो ये जो 50,000 करोड़ की राशि यहाँ पे दी जानी है वो किसके माध्यम से दी जाएगी? रेपो रेट के माध्यम से दी जाएगी। और इस जो ऋण की समय अवधि है यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो कितने साल का रहेगा? 3 इयर्स का यहाँ पे रहेगा। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो पैसा यहाँ पे बैंक से मार्केट की तरफ पहुँचेगा वो किस स्कीम के तहत यहाँ पे पहुँचाएगा? अंडर PSL, यानी कहने का मतलब क्या हो गया? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इसको अपन कहते हैं, यानी प्राथमिक क्षेत्र में दिया जाने वाला ऋण, यानी जिस क्षेत्र में ज़्यादा ज़रूरत जो है वो वहाँ पे होती है, वहाँ पे इस तरीके का पैसा पहुँचाया जाता है। तो ये बेसिक चीज़ यहाँ पे आपको समझनी है। इसके बाद में ये जो स्कीम है इसके तहत जो है जो ये असिस्टेंस है वो 31 मार्च 2022 तक ये सहायता जो है वो जारी रहने वाली है। ये भी आपको यहाँ पे समझना है। और बेसिकली यहाँ पे उद्देश्य क्या है इस तरीके की स्कीम को लाने का कि कोविड-19 के तहत देश के अंदर जो है एमरजेंसी की जो स्थिति पैदा हो गई है, एमरजेंसी हेल्थ जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ की आवश्यकता यहाँ पे देश के अंदर हुई है, उन आवश्यकताओं को इस योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता देना यहाँ पे मुख्य उद्देश्य है। तो ये अपना पहला पॉइंट था। इसके बाद में अपन जो है वो अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर आज चलते हैं। इसके बाद में अपना सेकंड पॉइंट यहाँ पे जो है वो क्या है? आरबीआई ने अभी हाल ही के अंदर NGFS को यहाँ पे ज्वाइन किया है। अब देखो NGFS यहाँ पे क्या है? N का मतलब यहाँ पे है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग, ये जो है G का मतलब ग्रीनिंग से है, ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, ये एक संस्था है जिसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी? 12 दिसंबर 2017 के अंदर एक मीटिंग आयोजित की गई थी पेरिस के अंदर। तो वहाँ पे इसकी स्थापना वहाँ पे हुई थी। तो पेरिस 1 प्लानेट समिट जो है वो यहाँ पे हुआ था और उसी के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इसका मतलब क्या है कि इस संस्था का मुख्यालय यदि आपको पूछा जाए तो कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस के अंदर इसका मुख्यालय है। 90 वर्तमान के अंदर इसके मेंबर्स हैं और 13 ऑब्जर्वर देश यहाँ पे इसके सदस्य भी हैं। तो भारत के अंदर जो है वो आरबीआई ने जो है इसको अभी हाल ही के अंदर ज्वाइन किया है। और देखो इसका मुख्य उद्देश्य ज्वाइन करने के पीछे यहाँ पे क्या है कि भारत के अंदर जो है यहाँ पे जो है वो प्रमोट किया जाए किसको? ग्रीन फाइनेंस को, यानी इस तरीके का फाइनेंस जो विश्व के अंदर ग्रीन एक्टिविटीज़ यानी जो पर्यावरण फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ है, उनको इसके तहत जो है वो प्रमोट वहाँ पे किया जाए। तो NGFS के ज़्यादातर जो सदस्य हैं उनमें जो है वो देशों के सेंट्रल बैंक्स ज़्यादातर सदस्य हैं और उन सेंट्रल बैंक्स के अंदर आरबीआई भी जो है वो अभी इसके अंदर क्या हो चुका है? शामिल हो चुका है। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछी जा सकती है यहाँ पे। इसके बाद में तीसरी जो न्यूज़ यहाँ पे है, तीसरा जो पॉइंट यहाँ पे है
वो आरबीआई के अंदर जुड़े हुए अपॉइंटमेंट्स को लेकर यहाँ पे है। तो एक एक करके जो अपॉइंटमेंट्स है उनके ऊपर यहाँ पे अपन नज़र डालेंगे। टी रविशंकर राव जो है वो यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं और ये आरबीआई के अंदर डेप्यूटी गवर्नर के पद पर यहाँ पे आए हैं। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है। इसके बाद में अगला अपना नाम है यहाँ पे जॉस जे कटूर का। जॉस जे कटूर जो है वो ईडी का मतलब है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहाँ पे बनाए गए हैं। किसके? आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये बने हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक कमेटी या रेगुलेटरी कमेटी यहाँ पे बनी है यहाँ पे, जिसमें एस जो है जानकी रमन, ये नाम भी आप ध्यान रखेंगे। एस जानकी रमन को यहाँ पे मुखिया बनाया गया है RRA 2.0 के अंदर। अब ये RRA 2.0 क्या है यहाँ पे? इसका मतलब होता है रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी जो है वो इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है वो इस RRA 2.0 के ये एस जानकी रमन को क्या बनाया गया है? मुखिया यहाँ पे बनाया गया है। और ये एसबीआई के जो है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये एसबीआई के वर्तमान के अंदर जो है वो क्या है? एसबीआई में MDB यहाँ पे हैं। तो एस जानकी रमन को इस पद पे भी नियुक्त अभी हाल ही के अंदर किया गया है यहाँ पे। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक नाम और ध्यान रखना है जिसका नाम है राजेश बंसल। देखो, राजेश बंसल जो है वो आरबीआई के अंदर इनोवेशन एक हब जो यूनिट है, उस इनोवेशन हब यूनिट के मुखिया यहाँ पे राजेश बंसल बनाए गए हैं। और इस इनोवेशन हब का देखो काम क्या होता है, जितने भी ईटी का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र है या जितनी भी डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उसके ऊपर काम करना यहाँ पे मुख्य उद्देश्य है। तो ये चार नाम आपको ध्यान रखने हैं जो यहाँ पे मई माह के अंदर 2021 के अंदर चर्चा में रहे हैं। टी रविशंकर राव, जॉस जे कटूर, एस जो है वो जानकी रमन और राजेश बंसल। ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं इनकी हैं। इसके बाद में अपन अगले पॉइंट पे आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे अपन बात करेंगे यहाँ पे पीपीआई की। देखो, पीपीआई का मतलब होता है प्री पेड इंस्ट्रूमेंट्स। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे दो जो हैं वो मुख्य तौर पर यहाँ पे चर्चा में रहे हैं। एक यहाँ पे है बजाज फाइनेंस लिमिटेड का। ठीक है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? पुणे के अंदर है। तो इसको यहाँ पे जो है वो पीपीआई की अनुमति दी गई है। और पीपीआई भी कौन से टाइप के? सेमी क्लोज्ड पीपीआई। देखो, यहाँ पे सेमी क्लोज्ड पीपीआई क्या होते हैं इसकी जानकारी मैं आपको अलग से दूंगा, है ना। तो उसके लिए जो है वो अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी फ़िलहाल आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है। इसके बाद में जो है वो एक और कंपनी को यहाँ पे अलाउ किया गया है। उसका यहाँ पे नाम क्या है? उसका नाम है इरूट। तो इरूट टेक्नोलॉजी को भी यहाँ पे जो है ये अनुमति दी गई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नोएडा, उत्तर प्रदेश के अंदर इसका मुख्यालय है। इसके लिए भी सेम चीज़ है, यानी सेमी क्लोज्ड पीपीआई की अनुमति यहाँ पे दी गई है। पीपीआई बेसिकली आपको क्या समझना है, जो वॉलेट होते हैं ना, जैसे पहले पेटीएम काम करता था, मोबिक्विक काम करते हैं या फ़ोन पे काम करते हैं, वॉलेट अमेज़ॉन पे है, गूगल पे है, तो उसी तरीके से ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है। तो इन दो कंपनियों को अलाउ किया गया है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड और इरूट टेक्नोलॉजी को यह अनुमति यहाँ पे दी गई है कि वो सेमी क्लोज्ड पीपीआई को आने वाले समय के अंदर लॉन्च कर पाएंगे। और ये सारी न्यूज़ आपको पता होना चाहिए। मैं बात किसकी कर रहा हूँ? आरबीआई की बात कर रहा हूँ। तो ये अनुमति किसने दी है? आरबीआई ने ही यहाँ पे दी है।
इसके बाद में आरबीआई से जुड़ी हुई अगली न्यूज़ है अपनी एसजीबी से लेकर। देखो, एसजीबी का मतलब होता है सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड है वो एक तरीके से अपन ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड है यहाँ पे, ठीक है। और ये फिजिकल गोल्ड के स्थान पे इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे जो है वो मार्केट में ये लॉन्च्ड हुआ है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। लेकिन ये किसकी तरफ से लॉन्च किया गया है? ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में, ठीक है। तो लॉन्च किसने किया? आरबीआई ने। किसके लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अपन यहाँ पे और चीज़ क्या आपको मैं बता देता हूँ कि सरकार ने ये बोला है कि मई 2021 से लेकर सितंबर 2021 तक 6 जो है यानी 6 ट्रेंचेज का मतलब यहाँ पे सीरीज सिंपली आप समझ सकते हैं, यानी 6 चरणों में ये गोल्ड बॉन्ड लॉन्च किए जाएंगे। तो अभी जो है वो तीसरी जो है वो सीरीज यहाँ पे लॉन्च की गई है, ठीक है। और ये तीसरी सीरीज मई 31 2021 से लेके देश के अंदर जून 4 2021 तक रहेगी, जिसमें आप निवेश कर सकते हैं यदि चाहते हैं तो। यहाँ पे कुछ खासियत और पे आपको ध्यान रखनी है। इसका जो टेन्योर पीरियड है यानी समय सीमा जो है वो कुल 8 साल है। लेकिन जो है वो आप यदि इस स्कीम से एग्जिट होना चाहते हैं तो 5 साल तक आपको न्यूनतम वेट इसके लिए करना पड़ेगा। इसके बाद में आईआर का मतलब इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर को लेकर है 2.5% प्रति एनम यानी प्रति वर्ष जो है वो ये ब्याज दर यहाँ पे आपको इसके ऊपर मिलने वाली है। और जो ये स्वर्णिम गोल्ड बॉन्ड है ये जो है वो 999 जो है वो प्योरिटी के साथ जो है वो गारंटी के साथ इसको दिया जाता है। इसके बाद में कभी भी आपको पूछ लिया जाए कि एसजीबी जो है वो आप कितना ले सकते हैं यहाँ पे, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि मिनिमम इसको जो है वो 1 ग्राम लिया जा सकता है, 1 ग्राम आप ले सकते हैं। और मैक्सिमम यदि प्रति व्यक्ति की बात करेंगे तो 4 किलोग्राम इसको ले सकते हैं। यदि कोई ट्रस्ट है या इसी तरीके की और संस्थाएं हैं तो वो जो है वो अधिकतम 20 किलोग्राम तक इसको ले सकती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड का सवाल जो है वो निश्चित तौर पर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। इसके बाद में अगले पॉइंट पे चलते हैं अपन। अगला पॉइंट अपना जो है वो पीपीआई से ही यहाँ पे जुड़ा हुआ है। पीपीआई मैं बता चुका हूँ पिछले स्लाइड में, इसको जो है प्रीपेड, पी फॉर पेमेंट, आई का मतलब यहाँ पे है इंस्ट्रूमेंट, तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इसको कहा जाता है। इसमें आरबीआई ने देखो अभी हाल ही के अंदर एक बात कही है। आरबीआई ने बोला है कि भाई आप जो है मार्च जो है वो 31 2022 तक जो है वो सभी जो यहाँ पे पीपीआई हैं उनके अंदर जो है इंटर पोर्टेबिलिटी की सुविधा जो है वो शुरू की जाएगी। इंटर पोर्टेबिलिटी का मतलब आप जैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, है ना। जैसे मान लो आप फ़ोन पे यूज कर रहे हैं या जो है वो आप मोबिक्विक यूज़ कर रहे हैं, तो आप एक दूसरे के अंदर किस तरीके से, जैसे अपन ने अपने अकाउंट पोर्टेबिलिटी का यहाँ पे जो है वो आपको ऑप्शन दिया गया था। फिर थोड़े समय पहले आपको जो है वो अपने टेलीकॉम सर्विस पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन दिया गया था। तो आप पोर्टेबिलिटी जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं आपस के अंदर, मोबाइल वॉलेट जो यूज़ किया जाता है उसके बीच में, यानी एक मोबाइल वॉलेट को आप किसी भी तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं। ये सुविधा जो है वो शुरू करने के लिए तिथि यहाँ पे जो है वो आरबीआई ने बताई है। इसके अलावा आरबीआई ने बोला है कि भाई जो फुल केवाईसी है यहाँ पे, जिस भी का जो है वो पीपीआई के अंदर फुल केवाईसी रहेगा
वो अपने जो है वो खाते के अंदर 2 लाख तक की राशि यहाँ पे रख सकता है। ये इसी साल नियम बनाया गया था और ये सबसे पहले भारत के अंदर लागू करने वाला बैंक कौन सा था? एयरटेल पेमेंट बैंक यहाँ पे सबसे पहला बैंक था जिसने ये लागू किया था। दूसरी चीज यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है कि जिसके पास फुल केवाईसी है वो अपने खाते से नगद राशि भी जो है वो निकाल सकता है, कैश विड्रॉल भी कर सकता है एटीएम का उपयोग करते हुए। तो कैश विड्रॉल वो कैसे करेगा? वो जो है वो पर ट्रांजैक्शन जो कैश विड्रॉल है उसका जो है वो कितना हो सकता है? 2,000 रुपये हो सकता है। लेकिन बोला जाए कि भाई टोटल पर मंथ में वो कितना नगद जो है वो निकाल सकता है, तो फिर अधिकतम अमाउंट कितनी है? 10,000 रुपये इसकी रहेगी। तो पर ट्रांजैक्शन अधिकतम पूछा जाए तो 2,000 रुपये, पर मंथ के हिसाब से मैक्सिमम आपको पूछा जाए तो 10,000 रुपये यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे पीपीआई से संबंधित है, यानी 31 मार्च 2022 जो है वो अंतिम तिथि है जिसमें जितने भी वॉलेट हैं पीपीआई के उनमें इंटरपोर्टेबिलिटी जो है वो लागू हो जाएगा और इसकी ये डेडलाइन आपको ध्यान रखनी है। फुल केवाईसी वाले जितने भी पीपीआई हैं वो अपने खाते में 2 लाख रुपए तक रख सकते हैं, जैसे पेमेंट बैंक ने, एयरटेल पेमेंट बैंक ने अभी चालू किया। इनको कैश विड्रॉल की भी फैसिलिटी है, पर ट्रांजैक्शन ये 2,000 रुपये तक निकाल सकते हैं और जो है वो पूरे महीने के ट्रांजैक्शन में 10,000 रुपये तक विड्रॉल यहाँ पे कर सकते हैं। आरबीआई से ही जुड़ी हुई अगली अपनी न्यूज़ है SLTRO से। देखो इसकी पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका मतलब होता है स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जो है वो 3 साल के लिए यहाँ पे प्रारंभ किया गया है और यहाँ पे जो है वो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, यहाँ पे पहली बार जो इसका शुरू जो किया गया है यहाँ पे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को सपोर्ट करना यहाँ पे उद्देश्य है। और इसमें जो पैसा यहाँ पे जो है वो दिया जाएगा आरबीआई से, किनको? स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को। और किस रेट पे दिया जाएगा? रेपो रेट पे ये दिया जाएगा जो कि वर्तमान में कितनी है? 4% है। ठीक है। और ये जो उधार यहाँ पे इन बैंकों को दिया जा रहा है इसका जो उद्देश्य है यहाँ पे वो क्या होना चाहिए? इसका उद्देश्य होना चाहिए जो छोटे बिजनेस हैं, स्मॉल बिजनेसेस जो हैं उनको सपोर्ट करना, है ना। इसके अलावा जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको सपोर्ट करना। इसके अलावा जो यहाँ पे जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रहे हैं जो पैंडेमिक से, तो ये तीनों वो सेक्टर हैं जो महामारी से प्रभावित रहे हैं। तो महामारी से प्रभावित इन तीनों सेक्टर्स को वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए यहाँ पे SLTRO की शुरुआत आरबीआई ने की है, जिसके माध्यम से SLTRO के माध्यम से आरबीआई मार्केट में 10,000 करोड़ रुपए डालने की बात इसने यहाँ पे कही है। यानी 10,000 करोड़ रुपए ये मार्केट में यहाँ पे प्रवेश कराएगी इसके माध्यम से। और यहाँ पे एक बात और बोली गई है यहाँ पे कि भाई आप जो यहाँ पे जो है वो पर बोरोवर जो यहाँ पे लिमिट है, जो पर बोरोवर आप कितना पैसा यहाँ पे दे सकते हैं वो लिमिट भी यहाँ पे बताई है कि 10 लाख जो यहाँ पे रुपए हैं, 10 लाख रुपए यहाँ पे जो है वो दिए जा सकते हैं। पर बोरोवर को यहाँ पे ये राशि जो है वो दी जा सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सूचना है ये। SLTRO जो है वो SFB के लिए शुरू किया गया है, 3 साल के लिए शुरू किया गया है और इसकी जो यहाँ पे डेडलाइंस है, यानी इसका लाभ लेने की जो यहाँ पे डेडलाइन है, ये जो सहायता जो है वो ओपन रहेगी यहाँ पे टिल अक्टूबर 2021 तक। तो ये भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्लोज कर दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे। देखो आप जो है इस वीडियो के बाद में मैं आपको एक ज़रूरी सूचना बता देता हूँ कि मैं अपने नोट्स खुद बनाता हूँ
और मैं भी ये चाहता हूं कि जो चीज़ें मैं आपको बताता हूं, बोलकर बताता हूं, आप अपने नोट्स खुद बनाइए, है ना। आप कहीं से भी जो है किसी भी साइट से, मैं तो खुद बोल रहा हूं, आप किसी भी साइट से वो चीज़ें हुबहू कॉपी मत कीजिए। उनको आप कैसे याद रख सकते हैं उस तरीके से आप अपने नोट्स बनाइए, जिस तरीके से मैं आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें बताता हूं। यानी जो चीज़ें एग्जाम में आएगी, जहां से सवाल खड़ा हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आप वहां से जो है उन चीज़ों को नोट करें, नोट्स बनाएं अपने। कोई पीडीएफ मैं यहां पे नहीं देने वाला आप लोगों को, और इसलिए मैं जानबूझकर नहीं दूंगा क्योंकि आप खुद नोट्स बनाएं। क्योंकि आप, मेरा ये मानना है, मैंने बचपन से ये चीज़ें सीखी हैं और जो है वो काफ़ी गुरुजनों से ये चीज़ें मैंने सीखी हैं अपने, कि जिस चीज़ को आप एक बार लिख लेते हैं उस चीज को आप जो है 1000 बार पढ़ेंगे और एक बार लिखना बराबर होता है। इसलिए अपने नोट्स बनाएं। आज से मैं आपको बहुत अच्छे जो है वो फ्रैगमेंटेड तरीके से जो है वो सारी चीजें उपलब्ध कराऊंगा। आप चिंता मत करिए, एसबीआई में अपन धमाकेदार सफलता जो है वो प्राप्त करेंगे। आप सिर्फ मेरे को फॉलो करते रहिए। मैं जबरदस्त जो है वो आपको बैंकिंग अफेयर का मैटर दूंगा, बैंकिंग करंट अफेयर, बैंकिंग नॉलेज, क्योंकि मेरा जो है वो लगभग जो है 12-13 साल का जो अनुभव है वो मैं आपका पूरा झोंक दूंगा, ताकि जितने भी विद्यार्थी मेरे से जुड़े हुए हैं वो एक जबरदस्त सफलता के तौर पर जो है वो बाहर निकल कर आए। तो इसके बाद में अगले पॉइंट पे अपन चलते हैं। अगला पॉइंट जो आरबीआई की न्यूज़ से जुड़ा हुआ है, वो फिर से अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे पीएसएल की। देखो, पीएसएल को हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र ऋण सुविधा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आरबीआई ने क्या कहा है कि जो एसएफवी हैं, एसएफवी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, स्मॉल, एफ का मतलब फाइनेंस, बी फॉर यहाँ पे बैंक है। उन्होंने बोला है कि जितने भी एसएफबी हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, वो एक फ्रेश लोन यहाँ पे दें। और किसको दें? एमएफआई को यहाँ पे दें। एमएफआई यहाँ पे क्या है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट यहाँ पे ये है। तो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है। और ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट कौन सी है? जिनकी असेट साइज कितने करोड़ रुपए की है? 500 करोड़ रुपए की है। ये भी इंपॉर्टेंट है। 500 करोड़ रुपए की जिनकी असेट साइज है, उनको ये पैसा उधार दिया जाए। और उसके बाद में एमएफआई इस पैसे को जो है वो क्या करेंगी यहाँ पे, कि व्यक्तिगत तौर पर जो इंडिविजुअल लोगों को उधार दिया जाना है, इंडिविजुअल लैंडिंग, यानी व्यक्तिगत जो ऋण दिए जाने हैं, और किसके तहत ये ऋण दिए जाने हैं? अंडर पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत वो पैसा जो है वो यहाँ पे दिया जाए। ये आरबीआई ने यहाँ पे जो है वो इस चीज को क्या किया है? अलाउड किया है, अनुमति यहाँ पे दी है। तो ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को यहाँ पे बोला गया है कि 31 मार्च 2022 तक जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक एक नया ऋण जो है एमएफआई को देंगे। और एमएफआई जिनकी 500 करोड़ की जो है वो साइज है, असेट साइज है, वो इस पैसे का इस्तेमाल जो है वो इंडिविजुअल लैंडिंग में करेंगे, जो प्राथमिक क्षेत्र के ऋण दायरे में आते हैं, जैसे वीकर सेक्शन है, समाज का पिछड़ा हुआ वर्ग है, या जो है वो स्मॉल जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, या स्मॉल जो यहाँ पे वीकर ग्रुप है समाज के अंदर, उनको ये ऋण जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। देखो, इसके बाद में अपन जो है यहाँ पे बात करेंगे आरबीआई की जो यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट अभी हाल ही के अंदर आई है। एनुअल रिपोर्ट 2020-21 की जो आई है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर इससे सवाल पूछा जाना है। इस रिपोर्ट के की पॉइंट अपन यहाँ पे देखेंगे। देखो, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई का जो अब वित्तीय वर्ष होगा वो अप्रैल से लेके मार्च जो है वो कर दिया गया है। और पहले ये कैसा था? जुलाई से लेके जून था पहले, है ना। लेकिन नया अभी ये संशोधित जो है वो कर दिया गया है।
दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है कि 99,122 करोड़ रुपए जो है यहाँ पे आरबीआई ने किसको दिए हैं, गवर्नमेंट को दिए हैं। और ये पिछले 9 महीने में आरबीआई ने बेनिफिट जो दिया है वो है, क्योंकि पहले तो जो है वो जुलाई से जून जो है वो चलता था, ठीक है ना। तो अभी जो है वो इसको 31 मार्च को ही जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ा, तो ये जो है वो समय अभी कम हो गया था, तो इसीलिए 9 महीने का ये जो है वो राशि यहाँ पे है। ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि जो कंटिंजेंसी जो है, रिस्क बफर है, जो एक मुसीबत में जो पैसा काम आता है यहाँ पे आरबीआई के पास जो रहता है, वो किस पायदान पे है, 5.5% के पायदान पे यहाँ पे है। जबकि देखो आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि बिमल जालान जो यहाँ पे समिति थी, बिमल जालान जो कमेटी थी, उसने ये सुझाव दिया था कि भाई जो कंटिंजेंसी रिस्क बफर है वो 5.5% से लेके 6.5% तक रहना जरूरी है। तो वर्तमान में कितना बना हुआ है और बिमल जालान समिति ने कितना सुझावित किया है, ये भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इसी रिपोर्ट से जुड़े हुए अपन कुछ पहलू यहाँ पे और देखते हैं। इसके बाद में आगे महत्वपूर्ण बिंदु इसी रिपोर्ट से संबंधित जो है वो क्या है कि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि आरबीआई की जो बैलेंस शीट जो ग्रोथ है यहाँ पे वो कितनी प्रतिशत इस साल रही है, तो 6.99% यहाँ पे रही है। इसके बाद में आपको पूछा जा सकता है कि आरबीआई की इनकम जो है वो इस रिपोर्ट में कितनी प्रतिशत जो है वो कम हुई है, तो इनकम 10.96% यहाँ पे कम हुई है। लेकिन जो आरबीआई का एक्सपेंडिचर है, जो आरबीआई का खर्चा यहाँ पे है, वो 63.10% जो है वो कम हुआ है। तो इससे ओवरऑल जो है वो आरबीआई का जो बेनिफिट है वो यहाँ पे बढ़ गया था। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको समझनी है। और जो पैसा अभी अपन ने बताया था जो सरकार को दिया गया है, उस पैसे में सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है वो फॉरेक्स गेन का यहाँ पे रहा है। यानी टोटल में लगभग 69% जो है वो इसका योगदान इनकम के अंदर रहा है। और यदि अपन उसको जो है वो पैसे की भाषा में समझें तो 50,629 करोड़ रुपए हैं जो यहाँ पे फॉरेक्स यानी विदेशी मुद्रा विनिमय है ना, इसको हिंदी में जो है वो क्या बोल देते हैं, विदेशी मुद्रा विनिमय, यानी जिसमें अपन अपनी मुद्रा को किसी भी विदेशी मुद्रा के अंदर तब्दील करते हैं और इससे जो लाभ कमाया जाता है उसको यहाँ पे अपन बोलते हैं। तो 50,629 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पे इसके अंदर योगदान रहा है, केवल फॉरेक्स गेन का यहाँ पे योगदान रहा है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में जो है आरबीआई ने जो भारत की जीडीपी का जो अनुमान है फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर, वो अनुमान अपना संशोधित नहीं किया है, यानी वो 10.5% ही अभी जो है उसने बताया है कि भाई इतनी ही ग्रोथ जो है वो यहाँ पे भारत की बनी रहेगी आने वाले समय के अंदर। अब अपन जो है लगातार एनुअल जो है वो रिपोर्ट के बारे में ही यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये आरबीआई एनुअल रिपोर्ट के बारे में ही था। इसके बारे में जो है वो और महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो भी अपन सारे डिस्कस यहाँ पे करेंगे। इसी रिपोर्ट के अंदर देश के अंदर जो क्रेडिट ग्रोथ है उसके बारे में भी यहाँ पे आरबीआई ने बताया है। आरबीआई ने बोला है कि भाई अक्टूबर 2020 तक देश के अंदर क्रेडिट ग्रोथ 5.1% थी और इस साल जो है मार्च 2021 तक ये क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 5.6% तक पहुंच गई। क्रेडिट ग्रोथ यानी जो ऋण जो डिमांड होती है मार्केट में उसको यहाँ पे बोला जाता है। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बैंक फ्रॉड्स के बारे में भी यहाँ पे आरबीआई ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे दी है। देखो बैंक फ्रॉड्स यहाँ पे आरबीआई किन फ्रॉड्स को बैंक फ्रॉड में कंसीडर करता है,
जो 1 लाख के ऊपर के जो फ्रॉड होते हैं, है ना, लोन के ऊपर, तो उस लोन के ऊपर के फ्रॉड यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं। तो इसमें आरबीआई ने बोला है कि भाई 25% जो है वो गिरावट देखने को मिली है, यानी अपन उस रुपए की टर्म में देखें तो 1.38 ट्रिलियन जो है वो यहाँ पे कम हुआ है। ये बात आरबीआई ने यहाँ पे इसमें बताई है। एक चीज़ और यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि ये जो 1 लाख के ऊपर के लोन्स का जो बैंक फ्रॉड का ब्यौरा है, वो यहाँ पे जो ब्यौरा है वो 23 मंथ्स का यहाँ पे है। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 23 मंथ्स का ब्यौरा ये रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि 23 मंथ्स का ब्यौरा है ये। इसके बाद में बैंक फ्रॉड से जुड़े हुए कुछ और आंकड़े हैं जो अपन आगे की स्लाइड पे यहाँ पे देखेंगे। तो आरबीआई की इस रिपोर्ट के अंदर जो बैंक फ्रॉड्स हैं उसके बारे में और विवरण यहाँ पे बताया गया है कि भारत के अंदर जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, यानी जो सरकारी बैंक हैं, उसके अंदर जो फ्रॉड हुए हैं वो कुल फ्रॉड का यहाँ पे 59% हिस्सा है। और ये 59% हिस्सा पहले जो है वो 80% था, यानी इसमें सुधार हुआ है यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक की परिस्थितियों में। जबकि प्राइवेट बैंक की आप बात करेंगे यहाँ पे तो अभी जो है वो इनका जो योगदान है यहाँ पे वो 33% यहाँ पे फ्रॉड्स के अंदर है। और ये जो है वो पहले कितना था, 18.4% था, यानी इनमें फ्रॉड बढ़ा है, सीधी बात है। यानी कहने का मतलब सवाल आपको अलग तरीके से भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। यानी ये पूछा जाए कि जो सरकारी बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उसके अंदर जो बैंक फ्रॉड्स हैं, यानी जो बैंक्स के अंदर जो यहाँ पे फ्रॉड्स हो रहे हैं, उन फ्रॉड्स में कितनी कमी आई है, तब आपको जवाब देना है 34% की कमी पिछले साल की तुलना में यहाँ पे देखी गई है। यही जानकारी आपको प्राइवेट सेक्टर से संबंधित पूछी जाए कि भाई प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि इसमें तो बढ़ोतरी हुई है, तो प्राइवेट सेक्टर में फ्रॉड्स में बढ़ोतरी कितनी देखी गई है, ये यदि आपको यहाँ पे पूछा जाए तो बढ़ोतरी यहाँ पे जो है वो कितनी हुई है, 21% की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली है। ये चीज़ भी यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद में जो है जितने भी जो फॉरेन बैंक्स हैं यहाँ पे भारत के अंदर, जो विदेशी बैंक्स है, उनका फ्रॉड में जो योगदान है वो 2.4% है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं उनका फ्रॉड में योगदान 4.9% यहाँ पे है। तो ये सारी जानकारियाँ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम में इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ये अपन को यहाँ पे जो है वो ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन कुछ जो है वो यहाँ पे जुड़ी हुई सूचनाएं और हैं वो भी अपन देख लेते हैं। इसके बाद में आरबीआई की इसी रिपोर्ट के अंदर जो जमाओं की इंश्योरेंस कवरेज है यहाँ पे, जो किसके द्वारा दी जाती है, DICGC के द्वारा दी जाती है, जिसको डिपॉजिटरी इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इस जितनी जमाएं जो होती हैं बैंकों के अंदर, उस पे जो इंश्योरेंस कवरेज होता है वो कितने लाख तक मिलता है, 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवरेज अपन को मिलता है, ठीक है। इसमें क्या रिपोर्ट यहाँ पे बताई है यहाँ पे आरबीआई ने कि भाई बैंक के अंदर जो जमाएं हैं, है ना, उसमें कितना प्रतिशत जो है बैंक जो डिपॉजिट्स है बैंकों के अंदर, उसको जो है वो कवरेज जो है वो यहाँ पे नहीं मिलता है। यदि ये बात आपको यहाँ पे पूछी जाए तो कितने जो है वो प्रतिशत को यहाँ पे बैंक डिपॉजिट को कवरेज नहीं मिलता, तो 49.1% को ये जो है वो कवरेज यहाँ पे नहीं मिलता है। ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, ये रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। इसके बाद में एक चीज़ जो यहाँ पे बताई गई है कि परसेंटेज ऑफ बैंक अकाउंट यहाँ पे पूछा जाए, यदि इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा जाए
कि कितने प्रतिशत बैंक अकाउंट को यहाँ पे DICGC जो है वो कवरेज मिलता है। यदि इस सवाल को इस तरीके से पूछा जाए तो आपका जवाब यहाँ पे जो है वो क्या होना चाहिए, 98.1%। ठीक है, यानी 98.1% जो है वो खातों को कवरेज यहाँ पे DICGC दे रहा है। लेकिन जो यहाँ पे जो 2% जो खाते हैं, लगभग जो 2% अकाउंट यहाँ पे हैं, उनकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है ना। और उनकी वैल्यू जो है वो लगभग आप देख रहे होंगे कि 50% के आसपास उनकी वैल्यू है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे आपको समझनी है कि उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। वो देखने में ही जो है वो यहाँ पे 2% नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो बैंक डिपॉजिट का 50% हिस्सा जो है वो लगभग बनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कहने का मतलब आपको ये समझना है सीधी भाषा के अंदर कि बैंकों में जितना भी पैसा जमा है, जितना भी बैंक डिपॉजिट जमा है, उसमें से 50% पैसा DICGC कवरेज के अंतर्गत ही नहीं आ पा रहा है ना। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो जोखिम है ग्राहकों के लिए। यानी ग्राहकों का जो पैसा जमा है वो इस अंतर्गत जो है वो यहाँ पे नहीं आ रहा। ये चीज़ यहाँ पे आपको समझनी है। और यहाँ पे यदि अपन संख्याओं की बात करें तो 98.1% जो खाते हैं उनकी संख्या यहाँ पे जो है वो कितनी है, 247.8 करोड़ जो है वो अकाउंट यहाँ पे है। तो यहाँ पे कवरेज जिनको नहीं मिल रखा है, ठीक है ना, तो शेष जो है वो कितने खाते रह गए जिनको कवरेज नहीं मिल रखा है, वो हो गए 4.8 करोड़। तो यहाँ पे कभी भी आपको पूछा जाए कि भाई टोटल अकाउंट यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 252.6 करोड़ खाते हो गए। तो 252.6 करोड़ खातों में जो 4.8 करोड़ खाते हैं यहाँ पे, उनको कवरेज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, केवल कवरेज कितना है, 247.8 करोड़ खातों को ही ये DICGC कवरेज यहाँ पे मिला हुआ है। ये बात आप यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझनी है। तो ये पूरी जानकारी यहाँ पे आज मैंने 10 पॉइंट यहाँ पे RBI से जुड़े हुए बताए। सारी बेहतरीन जो है जानकारी मैंने यहाँ पे समावेशित की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और जो है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो जो है वो शेयर करें। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।